हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास 12th के सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के इस चौथे लेक्चर में हम एरिया वेक्टर, वैद्युत फ्लक्स, ये वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं और शून्य होते हैं, कब होते हैं, और इससे संबंधित कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल्स जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इसके न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि एरिया वेक्टर होता क्या है। सामान्य रूप से हम लोग ये जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल एक अदिश राशि है और क्षेत्रफल होता क्या है, किसी भी तल का वह पृष्ठ, वह भाग जिसमें उसकी लंबाई चौड़ाई पूरी सन्निहित होती है, तो वह जो क्षेत्र होता है उसकी जो एरिया माने उसका जो बाउंड्री है, बाउंड्री के बीच में जो भी एरिया क्षेत्र है वह उसका क्षेत्रफल होता है। तो किसी समतल पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल वेक्टर वह वेक्टर है जिसके परिमाण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर तथा दिशा पृष्ठ के लंबवत होता है। तो यदि पृष्ठ का क्षेत्रफल a हो या s हो और पृष्ठ के अभिलंबवत दिशा में एकांक वेक्टर यूनिट वेक्टर n हो, तो जो क्षेत्रफल है अगर हम सरफेस एरिया s से दिखा दें तो s इक्वल्स टू s इंटू यूनिट वेक्टर n, इस तरह से हम इसको दिखाएंगे। तो अब कोई भी तल अगर है, जैसे मान लीजिए कि ये तल है, तो इस तल के लंबवत दो होंगे। एक तो हो सकता है कि तल जो है इसके लंबवत ऊपर की ओर हो या इसका जो अभिलंब है वह जो है इस तल के नीचे की ओर हो। तो इसलिए इसकी दिशा को स्पेसिफाई करने के लिए यह यूनिट वेक्टर n हम दिखाते हैं। अब इस यूनिट वेक्टर n जो कि इसकी दिशा को दर्शाता है, तो एरिया के दिशा को जो दर्शा रहा है इसे हम एरिया वेक्टर कहते हैं। इसी तरह से अगर सपोज कर लीजिए कि कोई इर्रेगुलर शेप है, तो इसका छोटा सा खंड लिया, इसकी एरिया जो है यह यहाँ पर ds है, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा सतह के लंबवत ये यूनिट वेक्टर n। तो इस तरह से इस तल का एक छोटे से खंड का जो एरिया वेक्टर हुआ वह इस खंड के लंबवत बाहर की तरफ है। तो अब इससे संबंधित हम ये जानेंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। वैद्युत बल रेखाओं के बारे में जानते हैं कि जब कोई भी आवेश या आवेशित कण कहीं रखा गया है तो वह अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और जब किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी पृष्ठ को रखेंगे तो उसके पृष्ठ से कुछ वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं या गुजरेंगी। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में से होकर गुजरने वाली क्षेत्र या बल रेखाओं की माप होती है, और इसे फाई ई से निरूपित करते हैं। फाई ग्रीक वर्ड फाई ई, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम यूज करते हैं, तो फाई ई यहाँ से डिनोट किया जाता है फाई ई से। अब जैसे ये जो दिखाया गया है एरो, यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, और यह एक तल रखा गया है। तो इसके तल से जो वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं उन वैद्युत बल रेखाओं की माप, मेजरमेंट, इसका वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा क्षेत्रफल वेक्टर S के अदिश गुणन के बराबर होता है। यानी फाई ई इक्वल्स टू ई डॉट एस, वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस, और ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट में ये हो गया
ई एस कास थीटा, जहां थीटा वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल वेक्टर के बीच बना कोण है। जैसे इस फिगर से देखें, इसमें जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा ये दिखाई गई है ई, यह तल रखा गया है। इस तल का जो लंबवत यानी तल के लंबवत जो एरिया वेक्टर है वह वेक्टर एस है, जो कि ई के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो इस तरह इस सरफेस से, इस पृष्ठ से जो गुजरने वाला फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स है, वह फाई ई इक्वल्स टू ई एस कास थीटा होगा। तो अब कास थीटा की इस वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि फ्लक्स अधिक होगा, फ्लक्स कम होगा या फिर शून्य होगा। तो वैद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट इंटू मीटर होता है, और इसका बीमीय सूत्र ml3 t-3a-1 होता है। वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, अतः किसी पृष्ठ से भिन्न भिन्न भागों से गुजरने वाला कुल फ्लक्स इनके बीच गणितीय योग के बराबर होता है। यानी अगर कोई सरफेस ऐसा रखा गया है और उस सरफेस से छोटे छोटे खंडों से जो वैद्युत फ्लक्स है वह मान लेते हैं कि φ1, φ2, φ3, φ4 इस तरह से निकल रहा है, तो पूरे पृष्ठ से यानी संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, सभी छोटे छोटे खंडों से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स या उससे उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यहां बीजगणितीय योग क्यों कहा गया है? बीजगणितीय योग इसलिए कहा गया है कि फ्लक्स धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। तो किसी पृष्ठ में हो सकता है कि वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही हों, किसी पृष्ठ में ऐसा हो सकता है कि वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आ रही हों, इसलिए यहां पर बीजगणितीय योग कहा जाता है। तो फाई ई इक्वल्स टू ई डॉट एस यानी ई एस कास थीटा होता है, जहां थीटा ई और एस के बीच बना हुआ कोण है। पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच बने कोण पर निर्भर करता है, थीटा पर यह निर्भर करेगा। अब थीटा का मान जो होगा, हो सकता है कि अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है, तो लेस देन 90 डिग्री है तो कास जीरो से लेकर के, यानी कास जीरो का मान 1 होता है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं इसका मान जो है क्या होता है, घटता जाता है, और जब कास 90 होता है तो ये शून्य हो जाता है। कास 90 से जब ऊपर जाते हैं तो ये ऋणात्मक हो जाता है। अर्थात इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री तो फ्लक्स धनात्मक होगा, क्योंकि कास की वैल्यू धनात्मक आएगी। यदि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री तो कास 90 जीरो हो गया, जब जीरो हो गया तो फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। इसी तरह से थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से अधिक होगा तो कास थीटा की वैल्यू जो है ऋणात्मक होगी। तो जो टोटल है ये टर्म ये ऋणात्मक हो गया, अर्थात फ्लक्स जो होगा वह ऋणात्मक होगा। अब जैसे इस फिगर में अगर आप देखें, ये पृष्ठ ऐसे रखा गया है, ये वैद्युत क्षेत्र है और ये इसका नॉर्मल है, यानी जो एरिया वेक्टर है। तो एरिया वेक्टर और ई के बीच में बना हुआ कोण थीटा 90 डिग्री से कम है, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स धनात्मक होगा। इस स्थिति में देखें, ये ऐसे रखा गया है कि ई के साथ जो एरिया वेक्टर है यह 90 डिग्री का कोण बना रहा है, परपेंडिकुलर हो गया, तो ये 90 डिग्री बनेगा थीटा। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो कास 90 जीरो हो जाएगा, अर्थात इससे कोई फ्लक्स पास आउट नहीं होगा, तो फाई का मान शून्य होगा। इसी तरह से थीटा का मान ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए, जैसे ऐसे पृष्ठ देख रहे हैं, ये ई इधर है इस दिशा में और ये इसका परपेंडिकुलर जो एरिया वेक्टर है ये इस दिशा में दिखाया गया, तो इसके बीच जो कोण बना यह 90 डिग्री से अधिक हो गया। तो जब 90 डिग्री से अधिक हो गया तो कास 90 से ऊपर यानी कास 91 से लेकर के आगे की जो वैल्यू है यह ऋणात्मक हो जाती है। तो जो इससे पास आउट फ्लक्स है वह क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अब फाई ई का अधिकतम मान क्या होगा, यह इस पे निर्भर करता है कि कास थीटा का मान अधिकतम कितना होगा। तो कास थीटा का अधिकतम मान 1 होगा, और कास थीटा जब अधिकतम 1 है तो इसका मतलब हो गया कास थीटा इक्वल्स टू कास 0, तो थीटा इक्वल्स टू 0। उस स्थिति में फाई का मान ई इंटू एस अधिकतम होगा। इसी तरह से जब कास थीटा
ये कास थीटा की वैल्यू न्यूनतम होगी अर्थात 0। इस स्थिति में थीटा 90 डिग्री होगा तो फ्लक्स शून्य होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। यानी फाई ई इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, या इसको हम लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल ई डी एस कास थीटा, जहाँ थीटा ई और एरिया वेक्टर के बीच बना हुआ कोण है। तो यदि पृष्ठ बंद है, पृष्ठ जो है बंद है, तो उस स्थिति में इसे हम फाई ई इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटीग्रल, ये सिंबल देख रहे हैं ना, ये क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, यानी क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी एस को ब्रेक करेंगे तो ई डी एस कास थीटा। तो इस तरह से ये टोटल वैद्युत फ्लक्स का मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। अब वैद्युत बल रेखाएं हो सकता है सरफेस से बाहर निकल रही हों या सरफेस में अंदर की तरफ जा रही हों। तो इस तरह से जो वैद्युत फ्लक्स है धनात्मक या ऋणात्मक दो तरह का होता है। तो यदि वैद्युत बल रेखाएं बंद पृष्ठ से बाहर निकलती हैं तो फ्लक्स धनात्मक होता है। जैसे ये देखिए, इस सरफेस से ये बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, जब बाहर निकल रही हैं तो फ्लक्स क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक इसी तरह से यदि वैद्युत बल रेखाएं बंद पृष्ठ के भीतर की ओर प्रवेश करती हैं, अंदर की ओर, तो फ्लक्स ऋणात्मक होगा। अब इसमें देखिए आयरो अंदर की तरफ है, इसका मतलब कि ये वैद्युत बल रेखाएं इसमें प्रवेश कर रही हैं, अर्थात यहां से गुजरने वाला कुल फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो इस तरह से जब वैद्युत बल रेखाएं सरफेस को छोड़कर बाहर जाती हैं तो धनात्मक, और जब सरफेस में इन करती हैं, प्रवेश करती हैं, तो फ्लक्स ऋणात्मक होगा। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखें। क्वेश्चन 1 है 5i प्लस 10j वोल्ट पर मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 0.2 j मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का पृष्ठ रखा गया है। पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो सबसे पहले तो आप इसमें नोट करिए कि क्या दिया है। वेक्टर ई दिया है 5i प्लस 10j वोल्ट पर मीटर, एरिया वेक्टर s इक्वल्स टू 0.2 j मीटर स्क्वायर। अब निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल्स टू ई डॉट एस। तो डॉट प्रोडक्ट यहाँ निकाल लेंगे। ई की वैल्यू है 5i प्लस 10j और एस की वैल्यू है 0.2 j। अब डॉट प्रोडक्ट में कैसे फाइंड करते हैं, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ। तो आई का आई के साथ, तो इसमें आई है नहीं मतलब 0 हो गया, तो आई वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो 5 इंटू 0 प्लस जे का जे के साथ, तो 10 इंटू 0.2, क्योंकि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 हो जाता है, और आई का जे के साथ, जे का के साथ और के का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू आ गई। ये तो टर्म 0 हो गया और ये 10 टू 20, तो 2.0 आ गया, मीन्स 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो इस सरफेस अर्थात 0.2 j मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से निर्गत कुल फ्लक्स होगा 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। क्वेश्चन नंबर 2 है किसी स्थिर वैद्युत क्षेत्र E इक्वल्स टू 2i प्लस 3j माइनस 4k में रखे पृष्ठ S इक्वल्स टू 8j से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो E दिया है 2i प्लस 3j माइनस 4k, S दिया है 8j, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो निर्गत वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल्स टू ई डॉट एस, ई की वैल्यू 2i प्लस 3j माइनस 4k और एस वेक्टर एस की वैल्यू 8j। तो इस तरह से हो गया। सिर्फ j का टर्म है तो i और k वाला 0 हो जाएगा, सिर्फ j वाला मिलेगा। तो 2 इंटू 0 i के लिए, j का 3 इंटू 8 और माइनस 4 इंटू k का 0 है तो 0 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर हो गया 8 3 जा 24 मात्रक। अब देखिए यहाँ पर इसकी भी यूनिट नहीं दिया है, यहाँ पर इसकी भी यूनिट नहीं दिया है, इसलिए हम मात्रक में जो इसका एसआई मात्रक होता है उस मात्रक को नहीं लिखेंगे, बल्कि सिर्फ लिख देंगे मात्रक या 24 यूनिट।
क्वेश्चन नंबर 3, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E इक्वल्स टू 3/5 E नॉट I प्लस 4/5 E नॉट J में जहां E नॉट की वैल्यू है 1000 न्यूटन पर कूलम, 0.1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली समतल प्लेट YZ तल में रखी है। प्लेट से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। अब यहां पर आपको जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा निकालनी होगी। तो देखिए इस फिगर से आप समझिए, ये x, y और ये z है। जो समतल प्लेट है वह YZ तल में रखी है, तो YZ तल में रखी है तो ऐसे रखा हुआ। तो अब इसका जो परपेंडिकुलर होगा यह इस दिशा में होगा और इस दिशा में क्या होगा, x डायरेक्शन होगा, तो यूनिट वेक्टर I, अर्थात E की वैल्यू यहां से मिल गई 3/5 E नॉट I प्लस 4/5 E नॉट J और वेक्टर S इक्वल्स टू हो गया 0.1 और डायरेक्शन हो गई यूनिट वेक्टर I। फिर निर्गत वैद्युत फ्लक्स वही फार्मूला, फाई इक्वल्स टू E डॉट वेक्टर E डॉट वेक्टर S। E की वैल्यू है 3/5 E नॉट I प्लस 4/5 E नॉट J डॉट 0.1 I। तो J वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, I वाला टर्म बचेगा, तो I वाला टर्म हो गया 3/5 E नॉट इंटू 0.1 और ये टर्म 0 हो गया। अब ये वैल्यू हो गई 3/5 E नॉट इंटू 0.1 और E नॉट की वैल्यू दी गई है 1000 और इंटू 0.1। अब इसे मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक जीरो तो यहाँ से समाप्त हो गया, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 20 इंटू 3 60 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ऐसे प्रश्न में आपको यह ध्यान देने की बात है कि जिस तल में रखा गया है उसका परपेंडिकुलर तल में, तो अगर YZ में रखा है तो X के अनुदिश होगा, XY में रखा है तो Z के अनुदिश होगा, XZ में रखा है तो Y के अनुदिश होगा। तो इस तरह से सावधानी रख करके हम इसको फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आयताकार फ्रेम को 20 न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया है कि फ्रेम के पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाता है। फ्रेम से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब फिगर में आप देखिए क्या क्या दिया है, E की दिशा दे दिया है इधर और E की वैल्यू है 20 न्यूटन पर कूलम, S एरिया 10 मीटर स्क्वायर और S के साथ जो थीटा है वो 60 डिग्री है। तो इस तरह से निर्गत वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल्स टू E डॉट S मीन्स E S cos थीटा। तो E की वैल्यू 20, S की वैल्यू 10 और cos थीटा cos 60 की वैल्यू 1/2। इस तरह से इसको कट कर दीजिए तो आ जाएगा 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप इस पे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके भेजें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको पहले जो है प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।